बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट विद अनीका निसार। सियासी हलचल के साथ साथ सियासी उफ़क़ के अंदर अभी कहीं भी सकून और सब्र वाली सूरत हाल हमें नज़र नहीं आ रही। पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के अंदर वफाक और पंजाब का एक बहुत शदीद किस्म का नाता हम लोगों को नज़र आ रहा है, इसलिए क्योंकि पंजाब के अंदर अगर हुकूमत जाती है PMLN की और इत्तेहादियों की, तो फिर यकीनन धजका वफाक की हुकूमत को भी लगेगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ KPK में मौजूद है, सिंध के अंदर पीपल्स पार्टी, और अगर पंजाब में भी KPK आ जाती है तो यकीनन शायद वफाकी हुकूमत के लिए मसाइल तो पैदा करेगी। मेरी कुछ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं से बात हुई और उस गुफ्तगू में भी उन्होंने यही कहा कि फिर मसाइल तो पैदा करना बनता है, क्योंकि सियासी अदम इस्तेहकाम अल्टीमेटली इस हुकूमत को फोर्स करेगा कि वो किसी तरीके से अर्ली इंतखाबात कर ले। याद रहे, ये हुकूमत तमाम इत्तेहादी ये तहैया कर चुके हैं कि इंतखाबात अगले साल अगस्त में ही होंगे, उससे पहले अर्ली इंतखाबात के कोई इम्कानात मौजूद नहीं है। ऐसी सूरत हाल में पाकिस्तान में सियासी अदम इस्तेहकाम बढ़ने की सूरत में माशी अदम इस्तेहकाम को किस तरीके से ठहराव दिया जाएगा, किस तरीके से बचाया जाएगा पाकिस्तान के आम शहरी को, और क्या इत्तेहादियों ने अपने पाँव पे कुल्हाड़ा मारा या नहीं मारा, इन तमाम सूरत हाल के बारे में बात करेंगे। इमरान खान साहब के बारे में बात करेंगे, जो कि इस वक्त वही एक जारहाना किस्म की सियासत के हवाले से आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। हमारे साथ जो मेहमान हैं बड़े ख़ास मेहमान हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं, वफाकी वज़ीर हैं फॉर वाटर रिसोर्सेज, साबिक अपोजिशन लीडर भी हैं, और ये वही अपोजिशन लीडर हैं जिन्होंने साबिक चेयरमैन नैब जावेद इकबाल साहब को लगाया भी था विद शाहिद खाकान अब्बासी साहब। खुशी शाह साहब, थैंक यू वेरी मच। आपका जो इंट्रोडक्शन कराया है उसी से स्टार्ट करते हैं। शाह साहब, आजकल जस्टिस जावेद इकबाल साहब के बड़े स्कैंडल सामने आ रहे हैं। तैयबा गुल केस, PAC के अंदर नूर आलम खान साहब उसे सुन भी रहे हैं। आपने और शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने मिलकर लगाया था उनको चेयरमैन नैब, क्या ये फैसला सही था? जब तक कोई बंदा उफक पे आता है, ऊपर आता है, तो फिर उनकी जो वीक पॉइंट्स होती हैं वो ढूंढी जाती है। जब हमने उनको किया तो वो इस हद तक ऊपर नहीं था, वो पॉलिटिकल फैसले नहीं कर रहा था, डिक्टेशन नहीं ले सकता। तो जब ये हुआ तो नेचुरली जो वीक पॉइंट्स उसकी हैं वो आ गई, और उसने भी उस अपने ओहदे से बहुत बड़ा फ़ायदा लिया और डैमेज किया ओहदे को भी, और स्टेटस जो था नैब का, जो उसकी इंडिपेंडेंट पोजीशन थी, उसको उसने बड़ा डैमेज किया। और नेचुरली हमने किया, मैं उसे डिनाई नहीं करता, वहाँ नहीं करूँगा, मैं सीधी सी बात करता हूँ, हमने किया है। और लोग गलत फैसले कर देते हैं, गलत हो जाते हैं। विल यही थी कि हम अच्छा बंदा लाएं, और सुप्रीम कोर्ट का जज को लाने का मकसद था कि आप हमारी जो पोजीशन थी वो समझ सकती हैं कि हम बेहतरी के लिए सुप्रीम कोर्ट का जज ला रहे थे। और एक सीनियर रिटायर्ड जज था जिसके हाथ में 2-3 बड़ी बड़ी इंक्वायरियाँ थी, अपनाबाद की भी थी, मिसिंग पर्सनस की भी थी। तो हमने कहा ये उनको लाते हैं, गुड फेथ में लाए। और अनफॉर्चुनेटली ये उसका जो किरदार था वो ऐसा था जो जिसके लिए न मैं उसको प्रोटेक्ट कर सकता हूँ, मगर न तबसरा भी नहीं करूँगा, क्योंकि जो हो गया, आगे PAC देख रही है, वो बेहतर फैसला करेगी। लेकिन शाह साहब, इसी दौरान में हम लोगों को नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो बहुत हरकत में नज़र आया, और अभी रिसेंटली आप लोगों ने नैब कवानीन के अंदर तरमीम की है। उस तरमीम को शदीद तनकीद का निशाना बनाया गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से। बिलखुसूस 2-3 चीज़ें, बारे सबूत जो है वो बर्डन ऑफ प्रूफ सारा का सारा प्रोसिक्यूशन के ऊपर आ गया। फिर वो कहते हैं जो आपने तरामीम की हैं वो कोइंसाइड करती हैं केसेस के साथ, यानी जरदारी साहब, मरीम नवाज साहिबा, नवाज शरीफ साहब के केसेस, उनको छुटकारा मिल जाएगा इन तरामीम की वजह से। फिर उस सोने पे सुहागा ये कि खुर्रम दस्तगीर साहब की स्टेटमेंट भी आ गई। देखें, कानून सबके लिए होना चाहिए। हम तो रास्ते में चलते चलते कोई चीज़ देख लेते हैं, फिर जहन में आता है इसके लिए कानून बनना चाहिए। पाकिस्तान में तो 350 पेजेस का कॉन्स्टिट्यूशन है, इंग्लैंड में नहीं है, अमेरिका में 11 सफ़े का है। ये कौमों पे डिपेंड करता है। हम 350 सफ़ात पे बड़ा तफसीली कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है, मगर उसकी भी ज़रूरत पड़ जाती है कि इसको सुप्रीम कोर्ट में ले जाओ, इस पे अपना इंटरप्रिटेशन करवाएं। तो ये चीज़ें कि कौमों को खुद
एहसास करना चाहिए कि हमें किस तरीके से चलना है। अब उसी आइन को कोर्ट में ले जाते हैं, कोर्ट अभी आजकल ये कह रही कि इसको ले जाओ पार्लियामेंट में, वो ठीक फैसला है ये कि जब तक आप पार्लियामेंट को फोकल पोजीशन नहीं देंगे और जो जहाँ से ये जड़ें निकलती हैं, जितने अदारे हैं वो पार्लियामेंट के पैदा किए हुए हैं, पार्लियामेंट के सामने ताबे हैं वो। राइट। तो आपने अभी तक अपनी पार्लियामेंट को वो तौकीर नहीं दी, वो इज़्ज़त नहीं दी, सिवाय गालम गलोच के जो होते रहे हैं। एक दो मरतबा पार्लियामेंट आई, क्योंकि इस मुल्क में पार्लियामेंट का अरसा भी बड़ा कम रहा है। तो अभी जितनी भी अमेंडमेंट हुई है उसमें 80% तो वो अमेंडमेंट है जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट के फुल कोर्ट ने काफ़ी मरतबा अलग अलग टाइम पे अलग अलग अपनी डिसीशंस लिए हैं कि इसको ऐसा होना चाहिए, इसको ऐसा होना चाहिए। उसके अंदर उनके इन बिटवीन उनके डिसीशंस जो उनके आए हैं उनका वो चेंज हुए। बाकी अगर ऐसी बात है तो चैलेंज कर दे कि ये जरदारी के लिए है, ये नवाज शरीफ के लिए, ये मरम के लिए, ये खुर्शीद शाह के लिए। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो कह रही है ना, उन्होंने तो सुप्रीम कोर्ट में बेसिकली वो तो अमेंडमेंट्स सुप्रीम को कोर्ट ने भेज दिया वापस। जो इन लोगों लेकिन ने चैलेंज करने का पर्पस उनका ही जो इन लोगों ने अमेंडमेंट की थी वो पैसिफिक थी कि ये खुर्शीद शाह को पकड़ना है, वो ठीक थी। सही। ये जरदारी को पकड़ना है, वो ठीक थी। हमने मुल्क के लिए बनाया, बिजनेसमैन है और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं। देखें इस मुल्क की मैशियत को एकदम धचका कैसे लगा, उस पर आप हमारी बड़ी शॉर्ट मेमोरीज हैं, सॉरी हमारी और हमारे अवाम की बहुत बड़ी शॉर्ट मेमोरीज हैं। वो कल के गर्मी को, कल की सर्दी को भूल जाते हैं, जो मौजूद होता है उस पर चलते हैं। राइट। तो ये जो प्रॉब्लम हुआ कब से, जब आपने नैब बनाया, आपने बिजनेसमैन को टारगेट किया, लोगों को उठाना शुरू किया, गायब करना शुरू किया, आपने ब्यूरोक्रेट्स को जेलों में डाला, प्रोफेसर वाइस चांसलर तक हथकड़ी लगी, खुदकशियाँ हुई। ये टाइम शायद याद नहीं होगा आप लोगों को, सॉरी आई एम सॉरी, रिमेंबर होंगे मगर वो एहसास नहीं है, वो टाइम खत्म नहीं हो रहा ना शाह साहब। नहीं मैं वही कह रहा हूँ ना कि ये खुदकशियाँ, ये हथकड़ियाँ, प्रोफेसरों को डालना, ये क्या थी? ये शाह साहब अभी 2-3 दिन पहले सिंध के अंदर कराची में प्रेस क्लब के बाहर असातिज़ा को मारा गया सिंध पुलिस की तरफ से, तो ये सारी चीज़ तो सबके ऊपर लागू होनी देखें, चाहिए। ये मारना झाड़ना एक अलग बात है, वो केस नहीं बने, गिरफ्तार दो को किया छोड़ दिया, ये तनख्वाहों का मसला होता है, दुनिया में होता है। ये यूरोप में भी आपने देखे होंगे, वाटर कैन से उनको हटाते हैं, मारते हैं, गिरते हैं, उठाते हैं, ये वहाँ भी होता है। ये कोई नई बात यहाँ नहीं है, हम माइंड नहीं करते। मगर हमारे दौर में कोई उस्ताद नहीं आया यहाँ पे कि आके स्ट्राइक कर ले कि हमें तनख्वाहें बढ़ाओ, कोई नहीं आया। आपने नहीं देखा होगा जब हमारा बजट हुआ, एक तरमीम की गई और उस तरमीम में ये कहा गया कि जो एसेट्स बियॉन्ड मीन है वो करप्शन या फिर करप्ट प्रैक्टिसेस अगर प्रूव होंगी तो फिर वो वाला केस किया जाएगा। दुनिया के अंदर अमूमन ये हुआ करता है कि एसेट्स बियॉन्ड मीन का केस होता ही इसलिए है कि जब करप्शन प्रूफ ना हो रही हो, क्योंकि वाइट कॉलर क्राइम के अंदर करप्शन प्रूफ करना बड़ा इम्पॉसिबल होता है। अब जब ये वाली चीज़ ही निकाल दी गई तो फिर अकाउंटेबिलिटी का कोई फ़ायदा है या? देखिए पहले बात सुने, ये चीज़ें मौजूद थी पहले जी, इकोनॉमी ठीक थी, इससे इमरान से पहले इकोनॉमी ठीक नहीं थी। क्या डॉलर 95 रुपये नहीं था, तेल 90 रुपये नहीं था, गंदम का आटा जो है वो 35 रुपये मिलता था, चीनी 40, 45, 50 में मिलती थी। अब वो चीज़ें क्यों जड़ी? आपने लोगों को पकड़ना शुरू किया। देखें ये थर्ड वर्ल्ड है, जो अकाउंटेबल अमाउंट्स होते हैं दुनिया में, वो इंडिया जैसे, में कोई किसी की तारीफ़ या ये नहीं कहता, इंडिया जैसे मुल्क में भी 20% ऐसे हैं जो अनअकाउंटेड है। यूरोप जैसे मुल्कों में भी ऐसे पैसे मौजूद हैं जो इकनॉमी चलते हैं। हम तो तीसरी दुनिया के मुल्क हैं, हम तो गुर्बत में चलते हैं, हम तो IMF के पास ठेला लेके खड़े हो जाते हैं और जब हमें कर्जा मिलता है तो ढोल बजाते हैं, खुशियाँ देते हैं, मुबारकबाद देते हैं। ये हमारी इकोनॉमी है। आपकी और इत्तेहादियों की गवर्नमेंट ने दी अनफॉर्चुनेटली शाह साहब। तो अभी जब IMF की तरफ आए तो मैं कब कहता हूँ, मैं तो मैंने ये थोड़ी कहा कि हम नहीं, मैंने कब कहा?
सही मैंने तो सही बात की Across ना, the board कहा। अक्रॉस द बोर्ड कहा ना कि मुबारक देते हैं। अब कर्जा लेते हुए हम मुबारक दें, हमारे लिए शर्म का मकाम है। हमारे पास, मैं तो ये समझता हूँ कि हमारे पास आज भी ऐसा मैकेनिज्म है, बैठ के तय कर ले तो देखो कि पाकिस्तान कर्जा ले सकता है, कर्जा नहीं लेगा। किसके पास ये मैकेनिज्म है शाह साहब? है हम लोगों के पास, सियासतदानों के पास, पार्लियामेंट में आ जाए, हम ले आते हैं। हमने कहा है कि आओ बैठो, हमें अपने मशवरे दो, और हमने मशवरे दिए हैं। कौन नहीं बैठ रहा शाह साहब ये मशवरे मानने के लिए, सुनने के लिए? देखिए, जिनको पहले हमने कहा था अपोजिशन में भी जब थे, हाँ। जब अपोजिशन में थे तो हमने कहा था हमें इकोनॉमी के ऊपर, मैशियत के ऊपर बैठना चाहिए, हम चार्टर ऑफ इकोनॉमी। चार्टर ऑफ इकोनॉमी पे आओ बैठो। सही। कभी अपोजिशन को सुना है हुकूमत को कहे कि आओ बैठो? हुकूमत कहती है ना, मगर हम इतना आगे निकल गए कि मुल्क के लिए, और अगर वो होता था तो मजबूत कौन होता? हुकूमत होती ना, हुकूमत की गुड फेस होता ना। तो खैर, हम इन चीज़ों से बहुत आगे है। सही। हम इस चीज़ों को नहीं देखते कि कौन हम चाहते हैं कि रियासत कैसे मजबूत होगी। रियासत को मजबूत करने के लिए मैशियत का सबसे बड़ा एक हमारे पास पिलर है। 100% अग्रीड। लेकिन शाह साहब, अभी आपने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात कही, और वो कही कि इंडिया के अंदर बहुत सारी इकोनॉमी अनडॉक्यूमेंटेड है। पाकिस्तान के अंदर तखमीना ये लगाया जाता है कि पाकिस्तान की जितनी इकोनॉमी है उससे बड़ा हजम ब्लैक इकोनॉमी का है या अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी का है। आप फरमा रहे हैं कि इस तरह हुआ करता है। डज दैट मीन कि ठीक है? देखें, हर चीज़ स्टेप बाय स्टेप चलती है। अगर आप नीचे उतरने के लिए आखिरी सीढ़ी के से जंप देंगी तो आपकी टांग टूटेगी। राइट। मगर है तो नीचे आना ना। जब आप जंप देंगे तो नुकसान होगा, मगर एक स्टेप आहिस्ते 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 आप मंजिल रोड पे आ जाए। सिर्फ टाइम लगेगा, आपको 1.5 मिनट लगेगा, उसमें आपका 3 सेकंड लगेगा, नीचे आएंगे आप डैमेज हो जाएंगे। तो ये हमारा मुल्क, मैं बड़ा खुल के बोल रहा हूँ आपके आज प्रोग्राम में, ये हमारा मुल्क जो है इन चीज़ों का मुतामिल नहीं हो सकता। अभी हमें स्लो रेस करनी चाहिए और स्टडी करनी चाहिए। हम एग्रीकल्चर मुल्क हैं, हम उससे फ़ायदा लें। हमारी एग्रीकल्चर ऐसा सब, जिस मुल्क की एक्सपोर्ट एग्रीकल्चर हो उस, और वो आपके पास मौजूद हो, सिर्फ पॉलिसी बनाने की ज़रूरत हो, तो आप 80% चले जाएंगे एक्सपोर्ट पे। राइट। ये इस मुल्क का मसला क्या है? इंपोर्ट कम करो, एक्सपोर्ट बढ़ाओ। सो बेसिकली हमें पोटेंशियल अपना देखने की ज़रूरत है। लेकिन शाह साहब, आपने फरमाया कि वो सीढ़ी आहिस्ता आहिस्ता करप्शन हम दूर कर सकते हैं, कंप्लीट नहीं, अभी फौरी तौर पर छलांग लगाने की ज़रूरत नहीं है। 75 साल गुजर गए, अभी हम टॉप की सीढ़ी पे हैं, आहिस्ता आहिस्ता कब तक और हम नीचे आएंगे? या आप समझते हैं कि किसी और बीच में आ गए? मुझे सुने जी। 75 हाल में हमने पाकिस्तान का हाल क्या किया? क्या हाल किया और किसने किया? किसने किया वो तो आपको पता होगा। कहना ये है कि जब आपने अपने मुल्क का बेसिक स्ट्रक्चर बनने नहीं दिया तो ये हालात तो होने थे। तो इसका कसूरवार सियासतदान इस हद तक ज़रूर है कि जो पीरियड मिला हमें पार्लियामेंट के अंदर बैठ के उसको रिजॉल्व करना है, एक दूसरे को हमें एडजस्ट करना है और एक दूसरे को एक्सेप्ट करना है। हम ये कहते हैं 35 पंचर, 5 पंचर, 10 पंचर, 13 पंचर। भाई जो भी पंचर हुआ गाड़ी को मंजिल तक तो ले जाओ, उसमें हम हों या आप हों। राइट। मीडिया को उठाया गया, ब्राइब किया गया, आपको भी पता है, मैं जब खुल के अपने आप पे तनकीद कर रहा हूँ तो आपके ऊपर ब्राइब किया गया कि आप ये चीज़ें करो, बुला के बोला जाता था। और प्राइम मिनिस्टर हाउस यूज़ हो जाए किसी के खिलाफ, चेयरमैन नैब के खिलाफ ही, कि कुछ चीज़ें मिल जाएं तो हम उसको ब्लैकमेल करके गिरफ्तार कर, वो नैब ठीक है। ठीक। चलिए, आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है कि एक दूसरे ये इससे आपकी मैशियत कैसी बढ़ेगी? मैशत पे बात करते हैं। अभी शाह साहब मुझे ब्रेक की तरफ जाने दे, ब्रेक की तरफ जाएंगे, उसके बाद फिर हम बात करेंगे एक दूसरे से एडजस्ट करना और सियासत को पार्लियामेंट तक लेकर जाना। ये ऐसा होता हुआ हम लोगों को अनफॉर्चुनेटली नज़र नहीं आ रहा। ब्रेक के बाद बात करेंगे कि क्या ऐसा होगा अब 22 तारीख को और ऑनवर्ड्स, क्या होने जा रहा है, एक ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे कुछ अकाउंटेबिलिटी की, कुछ करप्शन के मामलात की, कुछ एहतसाब का इदारा जो अभी कंट्रोवर्सी का शिकार हुआ है। अब ज़रा बात करते हैं पंजाब की सियासत की। शाह साहब ने ब्रेक पे जाने से पहले फरमाया था कि एक दूसरे के साथ एडजस्टमेंट करना पड़ेगी सियासत के अंदर और इसी तरीके से पाकिस्तान आगे बढ़ सकेगा। शाह साहब, एडजस्टमेंट तो करना पड़ेगी और 187 सीटें जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हो गई पंजाब असेंबली के अंदर। एट दिस पॉइंट इन टाइम आपके इत्तेहादी जो आपके साथ गवर्नमेंट में हुकूमत में बैठे हुए हैं, वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं कि 5-6 बंदे इधर उधर हो जाए तो पता नहीं चलता। फवाद चौधरी साहब ने इल्ज़ाम लगा दिया आप लोगों पे कल कि जी 40-40 करोड़ रुपए देकर लोगों को ख़रीदा जा रहा है, बैरून मुल्क भी भेजा जा रहा है। उनके एक MPA वो भी बाहर जा चुके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। क्या हो रहा है अभी पंजाब के अंदर, क्यों नहीं हुकूमत देखिए, दे पहले रही? तो मैं आपको ये बताऊं, क्योंकि बात आपने ब्रेक ले लिया, कि जो नैब का रोल रहा, उस नैब के रोल ने इस मुल्क की मैशत को तबाह किया। वो उस पर अभी आते भी हैं, मैं बात भी करूँगा। आप लोग जो कुछ भी कर लें, जब तक पार्लियामेंट इंडिपेंडेंट और सॉवरेन नहीं होगी, ये सारी चीज़ें होती रहेंगी। सही। इसको फिर आप रोक नहीं सकते। कोई दुनिया का माई का लाल भी नहीं रोक सकता, ना आपके इकोनॉमी। आप भीख मंगे हो जाएंगे, आपकी हालत श्रीलंका से भी बुरी हो जाएगी, क्योंकि श्रीलंका की पॉपुलेशन 4 करोड़ है, हमारी पॉपुलेशन 24 करोड़ है। आप उससे भी बुरे हो जाएंगे। मुस्लिम लीग के गलत फैसले हैं तो मुस्लिम लीग को नुकसान पहुंचाया, क्योंकि मुस्लिम लीग अपने बंदों को एक्स MPs जो थे उनके, जो MPs के उनको देती तो वो सारे जीत जाते। आप डिफरेंस तो उठा के देख लेना कि जो सीट आज इन लोगों ने 2000 से जीती है, वो सीट पहले इन लोगों ने 8-9 हज़ार से जीती थी। गलत कैंडिडेट्स चूज किए गए PMLN की तरफ। हाँ, अपने लोगों ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया। और लोगों को मैं क्रेडिट देता हूँ कि भाई हम लोटों को नहीं देंगे वोट। अच्छा। और उन लोगों ने कहा कि मुस्लिम लीग के हमारा फलाना था, उसको नहीं दिया। उनको तो अपने घर से मार पड़ी है, इमरान ने नहीं मारा है उनको, फिर भी वो 5 सीटें जीत गए इमरान से। ये भी क्रेडिट जाता इमरान है। खान ने नहीं मारा। इमरान खान तो कह रहे हैं देखिए मेरा मकबूलियत का इमरान खान ने बिल्कुल नहीं मारा। अच्छा। ये वक्त साबित करेगा मेरी बात को। आज नवाज शरीफ की पार्टी को मारा है तो अपने लोगों ने, जो MPA के असल कैंडिडेट थे, जो उनके पहले उम्मीदवार थे। अब क्या होने जा रहा है शाह साहब? वो देखिए, स्पेशली जो राना सनाउल्लाह साहब वाली स्टेटमेंट की मैं बात कर रही थी, वो कह रहे नहीं। राना सनाउल्लाह बादशाह आदमी है। अच्छा। वो कह देता है, बादशाहों को रोका नहीं जाता। गलत कहते हैं सही कहते हैं? नहीं, मैं क्यों कहूँ किसी को गलत है? वो अपनी पैरा में ठीक होगा, सही कहता होगा। ये तो हमारा फेल्यूर है ना। फिर तो तभी तो दुख होता है मुझे कि अगर वो 4, 5, 6, 7, 8 आदमी चले गए और बतौर फवाद के, क्योंकि ये लोग जिस दिन सच बोलेंगे उस दिन क़यामत आएगी। तो ये अगर 40-40 करोड़ में कोई MPA जाता है तो फिर आप क्या, किस तरीके से इस मुल्क को बचाएंगे? नहीं, लेकिन आप पे इल्जाम लगा रहे हैं फवाद चौधरी कि पीपल्स पार्टी खरीद रही है। अब्दुल्ला की शादी में, बेगानी शादी में बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। भाई, अब्दुल्ला की शादी में बेगाना भी दीवाना हो सकता। मैं कहता हूँ कि आप अब इतने भोले हम भी नहीं। अच्छा, यहाँ PMLN के अंदर ये एहसास पाया जाता है कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पंजाब में भी हुकूमत ले लेती है, KPK में भी हुकूमत ले लेती है, तो फिर वफाक के लिए तो बड़ा मसला होगा। कोई मसला, कोई मसला नहीं। हम तो घूम फिर के आ गए ऐसे। पंजाब में हमारी हुकूमत नहीं थी, खैबर पख्तूनख्वा में हमारी हुकूमत नहीं थी, बेनज़ीर भुट्टो साहबा की जो 36 महीनों की हुकूमत थी उसमें नहीं थे, हम चल रहे थे। हाँ, डिफ़िकल्टीज आती हैं, मगर प्राइम मिनिस्टर अगर सियाना है तो सबको साथ लेके चल सकता है। अभी खैबर पख्तूनख्वा को कोई टफ टाइम हमने दिया है। प्राइम मिनिस्टर सियाने हैं आपकी नज़र में? हाँ, लेकर चलेंगे सबको साथ? बिल्कुल लेना चाहिए। हम कैबिनेट में बैठे हैं ना, राइट। हम ये रोल प्ले कर सकते हैं कि भाई सब सूबे के लोगों ने तो कसूर नहीं किया ना, वो रियासत का हिस्सा है। एक बच्चा जो पैदा होता है, वो खैबर पख्तूनख्वा में हो या सिंध के रेगिस्तान में हो, वो रियासत का बच्चा है। उसके लिए जिम्मेदारी है प्राइम मिनिस्टर के ऊपर उस बच्चे की हिफाजत करें। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। शाह साहब, ऑफ द रिकॉर्ड बहुत सारी बातें होती हैं, लेकिन मैं ऑन द रिकॉर्ड आपसे पूछना चाहूँगी कि 17 के इंतखाबी नताइज के बाद क्या इत्तेहादी हुकूमत को धचका लगा? शॉक ऑब्जर्व हमारे बड़े स्ट्रांग है, हम धचका देते हैं पता भी नहीं पड़ता। अच्छा, धचका आता है ना, जरदारी साहब वाली बात, वो दिल नहीं रखते जो टूटे। हाँ,
وہ ایسا دھچکا ہمیں بہت کھا چکے ہیں، کھا کھا کے ہم اب وہ اسٹرانگ بن گئے اتنے کہ ہمیں اس قسم کے دھچکے کچھ نہیں کرتے. ہمیں دھچکا صرف پارلیمنٹ کا محسوس ہوتا ہے. پارلیمنٹ میں آتے ہوئے نظر آتے ہیں آپ کو عمران خان صاحب؟ اس نے الیکشن کمیشن میں یہ کہا تھا کہ میں یہ اس لیے اپنا الیکشن کیمپین چلا رہا ہوں کہ میں نے استعفیٰ دے دیا ہے. نیشنل اسمبلی کے اسپیکر آپ کے راجہ پرویز صاحب، آپ لوگ کیوں نہیں استعفے قبول کر رہے ان کے؟ کہ ہم ہیں ڈیموکریٹک، ہم طریقے سے چلیں گے. جو استعفیٰ دے گا آ کے سامنے بول دے گا، اس کو دے دیں گے. اب ویٹ کر رہے ہیں 15-20 دن اور بھی کہ دیکھیں کیا کر رہے ہیں. اور اگر نہیں آتے 15-20 دن میں تو پھر فیصلے کرنے چاہیے. کرنے چاہیے یا کریں گے؟ کرنے چاہیے. ٹھیک ہے، چلیے بریک کی طرف جاتے ہیں شاہ صاحب. بریک کے بعد معیشت کی بات کرتے ہیں. پیپلز پارٹی نے ایک بڑا کامیاب مہنگائی مارچ کیا تھا، لانگ مارچ تھا، اور اس کے بعد پھر ووٹ آف نو کانفیڈنس کی موومنٹ بھی سامنے آئی تھی دا نیکسٹ ڈے، ویری نیکسٹ ڈے. اس کے بارے میں بات کریں گے کہ مہنگائی کے اوپر، مہنگائی کے حوالے سے احتجاج کرنے والی حکومت آج مہنگائی کی زد میں عوام کو کیوں جو ہے وہ گھیرے ہوئے. آفٹر بریک. ویلکم بیک آفٹر بریک. بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ پارلیمنٹ میں کیا ہونے والا ہے، اسپیشلی عمران خان صاحب آئیں گے یا نہیں آئیں گے. شاہ صاحب کے بقول شاید نہ آئے، لیکن شاہ صاحب آپ لوگوں نے ایک بڑی کمپریہنسو موومنٹ کی تھی مہنگائی کے خلاف، کہ مہنگائی شدید ہو گئی ہے، عوام کے لیے روٹی کپڑا مکان بڑا امپاسبل ہوتا جا رہا ہے، اس لیے یہ حکومت اس قابل ہی نہیں ہے کہ اس کو رکھا جائے. اس کے بعد ووٹ آف نو کانفیڈنس آئی، موومنٹ آئی، اینڈ اٹ واز سکسیزفل پاکستان کی ہسٹری کے اندر فرسٹ. لیکن اب آپ کی حکومت آئی ہے، 2-2.5 ماہ کے اندر آپ لوگوں نے 180 کے قریب جو ڈالر تھا اس کو 225-230 کے قریب پہنچا دی ہے. مہنگائی کی صورتحال یہ ہے کہ بجلی، گیس، پیٹرولیم، ایوری تھنگ از ایکسپینسو. دیکھیں بڑا سینسیبل میں بھی جواب دے رہا ہوں، آپ بڑا سینسیبل اس کو ٹیک اپ کر لیں. بات یہ ہے کہ جو یہ حکومت ہم نے لی، ہم نے حکومت کرنے کے لیے نہیں لی، ریاست کو بچانے کے لیے کی. اور یہ حقیقت کہہ رہا ہوں میں. عمران خان کی لیجسلیشن اس طریقے سے ہونے لگی جس طریقے سے ریبڑیاں بانٹتی ہے. پاکستان دنیا کے گنیز آف بک میں، ریکارڈ بک میں آ سکتے ہیں کہ ایک دن میں 32 لیجسلیشن ہو جائے، اور ایک ہی دن کے اندر پرائم منسٹر بھی سائن کرے اور پریزیڈنٹ بھی سائن کرے، جو آج کل ایک لیجسلیشن بھی سائن کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اس کے ہاتھ کامتے ہیں بیچارے کے. وہ بڑا ڈیموکریٹک تھا، مگر انفارچونیٹلی ایسی جگہ بیٹھ گیا کہ ڈکٹیٹر کی بھی تباہی کر دی. جو علوی صاحب تھے، میرے دوست تھے، اچھے دوست تھے، اب نہیں. ابھی تو ملتے ہی نہیں. ہم تو دوست تو ملتے رہتے ہیں نا. دوست نہ بھی ملے تو دوستی تو رہتی ہے نا. نہیں ایسی بات نہیں ہے. جب آپ 2-3 سال نہیں ملتے تو چہرے بھی بھول جاتے ہیں. آدمی کل کی بات بھول جاتا ہے. آپ کل کی باتیں بھول گئی ہیں، آپ مجھے کہتے ہیں کہ 3 سال والے کی باتیں یاد کرو یا 4 سال. تو یہ نہیں ہے. مقصد یہ ہے کہ ہم نے یہ حکومت کا توق دیکھ بھال کے گلے میں ڈالا. اچھا، آپ کو اندازہ تھا کہ یہ اور بڑھے گا. اچھا. مگر ہم پاکستان کی ریاست کو بچانے کے لیے جس قسم کے قانون بنتے جا رہے تھے، جس قسم کی اداروں میں لڑائیاں شروع ہو گئی، اور ایک دوسرے کو یعنی یہ سمجھنے کہ اداروں کا ٹکراؤ بھی نظر آنے لگا، پارلیمنٹ، سپریم کورٹ، اسٹیبلشمنٹ. تو ہم نے یہ ڈالا ہے. اور میں آپ کو آج گارنٹی دیتا ہوں کہ اگر 2 سال یہ پالیسی جو ہم بنا رہے ہیں یہ کنٹینیو ہوئی تو پاکستان ون آف دا کنٹری جو لوگوں کو قرضہ دے سکے گی. ایسی کیا اس منزل سے، کیونکہ ہمارے پاس ایگریکلچر ہے. اچھا. ہم نے اپنے ایگریکلچر کو استعمال نہیں کیا. ہم نے ابھی تک ایگریکلچر پہ سوچا تک نہیں ہے. مگر جب ابھی ہم نے اٹھایا ہے، اس پہ ٹاسک فورس بنے ہیں، ہم نے باتیں کی ہیں، تو سب کو نظر آتا ہے کہ یہاں بالکل ٹھیک ہے. ہماری یہ فیلڈ ہی یہ ہے. ہمیں پاکستان ملا ہی ایگرو بیس پہ لیول پہ تھا. ہم نے اس کو ٹچ ہی نہیں کیا. ہم نے اس سے فائدہ ہی نہیں لیا. ہم نے جس بنیاد پہ ملا تھا، ہم نے 3 دریا بیچ دیے.
ہم نے یہ سمجھا کہ 3.5 کروڑ پاپولیشن ہے صحیح. اور یہ صدیوں تک 3.5 کروڑ ہوگی. ہم چائنا سے زیادہ اسٹرانگ تھے پاپولیشن میں. مگر 3 دریا بیچ دیا. ہمارے پاس آج دریا ہوتا تو یہ 57% 60% شارٹیج آف واٹر نہیں ہوتی. شارٹیج آف واٹر ہوگی تو آپ کا ایگریکلچر پہ اثر پڑے گا. اگریڈ. آرمی چیف کی ایکسٹینشن کر رہے ہیں یا نہیں؟ مجھے پتہ نہیں. مجھے پتہ نہیں ہے. جھوٹ نہیں ہے کہ میں اوائڈ کر رہا ہوں. مجھے پتہ نہیں ہے. ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے؟ دیکھیں میں تو سچی بات ہے اس بات پہ ہوں کہ یہ اس ملک میں ہر سسٹم کی طرح چلے. جو سینئر ہے وہ آگے آئے. جج سینئر ہیں تو آ جائیں. آرمی چیف ہے سینئر موسٹ ہے وہ آ جائے. ہر چیز ختم ہو جائے. ہر چیز اپنی جگہ سیٹل ڈاؤن ہو جائے گی. اگر ہم یہ جھگڑے وہاں سے چلتے ہیں. اچھا یہ بتائیے شاہ صاحب، زرداری صاحب نے ملاقات کی چودھری شجاعت صاحب سے. کوششیں تھیں کہ کسی طریقے سے کوئی پیچ اپ ہو جائے، کچھ میل ملاپ ہو جائے. نہیں ہو سکا. خبریں ایٹ لیسٹ یہی آئیں. ہو بھی نہیں سکتا. نہیں ہو سکتا. ہو بھی نہیں سکتا. چودھری چودھری ملاقات شجاعت کیوں کرے؟ نہیں تعلقات ہیں ہمارے. اچھا. اور اس کے بیٹا کیبنٹ میں ہے. اس کا دوسرا بندہ شجاعت کا کیبنٹ میں ہے. لیکن پھر بھی پیچ ہمارا تعلق چودھری صاحب سے ساتھ ہے. پرویز کے ساتھ بھی ہمارا تعلق ہے. ایسی کوئی بات تو نہیں ہے کہ ملاقاتیں بند کر دیں. ہم عمران خان تو نہیں کہ ہاتھ ملانا سب چھوڑ دیں. ہم تو دشمن کو بھی ہاتھ ملاتے ہیں. مخالف کو بھی دشمن نہیں کہتے. مخالف کو مخالف کہتے ہیں. دشمن کو دشمن کہتے ہیں. دشمن اور مخالف میں بڑا فرق ہے. اور سیاست میں مخالف ہوتا ہے دشمن نہیں ہوتا. ایم کیا تھا اس ملاقات کا؟ اصل پرپس تو ہوگا نا کوئی. دیکھیں میں ملاقات نہیں ہوئی ہے. ملاقات ہوتی تو نیچرلی میں بات کرتا کہ بھائی آپ گئے تھے کیوں گئے تھے. پوچھنے گئے تھے، ذمہ داری کرنے گئے تھے یا آفر دینے گئے تھے. تو میں ذمہ دار بندہ ہوں. میں ایسے کہہ دوں کہ یہ بات ہے. آج اپنی شو کروں کہ آئی ایم اے ویل انفارمڈ پرسن ان اے پیپلز پارٹی. رائٹ. اچھا شاہ صاحب یہ بتائیے، اگلے انتخابات 2023 میں ہوتے ہیں، 22 میں ہوتے ہیں. آپ لوگوں کے حساب سے تو 23 میں ہی ہوں گے، ٹائم پر ہی ہوں گے. ان انتخابات میں اتحادیوں کی طرح لڑیں گے یا الگ الگ جماعتیں لڑیں گی اور بعد میں اتحاد قائم کرنے کا؟ میری جو رائے ہے، جو ڈسکشن شروع میں ہوئی تھی کہ جہاں پہ جو پارٹی نمبر 2 ہے اس کو سیٹ دی جائے. یہ شروع کی بات ہے. اس کے بعد کا مجھے پتہ نہیں ہے کہ جب ہم اگلی الیکشن پہ جائیں کہ جو مثال کو پی ٹی آئی جیت گئی، اس جگہ پہ پیپلز پارٹی کا نمبر 2 آ گیا کراچی میں، تیسرا پی ٹی آئی کا آ گیا یا جے یو آئی کا آ گیا، تو پھر جو نمبر 2 ہے وہ بیسٹ ہے. اتحادیوں کے طور پہ لڑا جائے. اتحادی کے طور پہ یہ شروع میں بات تھی. اب پتہ نہیں ہے. ہمیں اگر اس ملک کو صرف 5 سال کے لیے ہم مل کے ایک ایسی پارلیمنٹ لے آئیں جو اس ملک کی معیشت کو ٹھیک کرے، اس ملک کے عوام کو ٹھیک کرے، اس ملک کی پارلیمنٹ کو اسٹرینتھن کرے، اس ملک کی پارلیمنٹ کو بہتر کرے. کیونکہ میں پارلیمنٹ اور ڈیموکریسی کے ہم پاگل لوگ ہیں. ہمیں بھٹو صاحب یہ چیز دے گیا ہے اور اس نے ہمارے ہاتھ میں یہ چیز دی ہے. اس لیے ہم چند لوگ ہیں جو پارلیمنٹ کے سوا کوئی بات نہیں کرتے. تو شاہ صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ جو نمبر 2 جماعت آئی ہے یہ ایک شروع کی بات شروع کی بات تھی. ہاں یہ ابھی کی لیکن بات یہ نہیں. ایک فارمولا سجیشن کے طور پر تو آئی. فارمولا بن سکتا ہے اس قسم کا. رائٹ. اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اتنا زیادہ گراؤنڈ اٹین کر چکی کہ وہ بڑی بڑی جماعتیں جن کو سیاست کا برج سمجھا جاتا ہے پاکستان کے اندر، اب وہ اکٹھے ہونے کا سوچ رہی ہیں پاکستان تحریک انصاف کو ہرانے کے لیے. دیکھیں ابھی کیا ہوا، ہم لوگ نہیں لڑے نا. یہ سلیکشن ہوتی ہے کینڈیڈیٹ کی. بھٹو صاحب کے زمانے میں ہم لوگوں کے پاس ووٹ بینک پارٹی کے پاس 75-70% تھا. یہ چیزیں آپ لوگوں کو سمجھ میں نہیں آئیں گی. نہیں ہمیں سمجھ میں آ رہی ہے. ابھی آئے گی. جب میں بولوں گا تب آئے گی. اور 30% 25% کینڈیڈیچر کا تھا. تب ہم کہتے تھے کہ پیپلز پارٹی کھمبے کو بھی کھڑا کرے گی تو جیت جائے گی. تو مقصد ہے کہ اب وہ دن بدن ختم ہوتا جا رہا ہے. ہر پارٹی سے، ایون پی ٹی آئی سے بھی یہ ختم ہوتا جائے گا. جب تک آپ پولیٹیکل پارٹی کے اسٹرکچر کو پراپر نہیں بنائیں گے. اور وہ اسٹرکچر بنے گا پارلیمنٹ کے اندر سے کہ پارلیمنٹ کتنا اسٹرانگلی موو کرتی ہے اور اداروں کو کنٹرول کرتی ہے. لیکن کچھ بھی ہوا سپریم کورٹ نے پھر پارلیمنٹ میں بھیج دیا کہ بھائی یہ فیصلے پارلیمنٹ کرے خود. تو کہنا یہ ہے کہ آپ کی ہماری
اس ملک کی سروائیول صرف پارلیمنٹ کے اندر ہے، سارے ادارے اس کے ارد گرد گھومتے ہیں، رائٹ. مگر ہم خود بکھرے ہوئے ہیں. ہم بکھریں گے تو ریاست کمزور ہوگی. چاہے عمران خان ہو، چاہے زرداری صاحب ہوں، چاہے بلاول صاحب ہوں، چاہے نواز شریف ہوں یا مریم ہوں یا شہباز ہو، چاہے ہم لوگ. اچھا ہمیں ایک چیز تو کرنی چاہیے. شاہ صاحب, I agree کہ پارلیمنٹ کو اسٹرینتھن کرنا از دا ٹرو وے ٹو ٹیک فارورڈ دا ڈیموکریسی, لیکن ایسا ابھی فی الحال معذرت کے ساتھ ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا. خان صاحب کی اپنی سوچ ہے, آپ لوگوں کی اپنی سوچ ہے, لیکن خان صاحب ایک بڑی انٹرسٹنگ بات کر رہے ہیں, بڑے عرصے سے کر رہے ہیں, نام نہیں لے رہے ہیں, کہ اس انتخابات کے اندر ایکس اور وائی, مسٹر ایکس مسٹر وائی کا بہت ہاتھ ہے. مسٹر ایکس مسٹر وائی کون ہے آپ کے خیال میں, اور ان کا ہاتھ ہے یا نہیں؟ کمال ہے, جیمز بانڈ ہوگا. اچھا, ہاں, سین کونڈری ہوگا, 007, XYZ کی تو باتیں وہی کرتے ہو نا جو چھپا ہوا ہوتا ہے. اس کو بولو کہ کبھی سچ بھی بول دیا کرو. خان صاحب سچ نہیں بولتا؟ جس دن سچ بولیں گے زلزلہ آئے گا. جس دن سچ بولا نا قوم سے کہ یہ حقیقتیں ہیں تو زلزلہ آئے گا. اچھا, ہمارا ایک دوست ہے, وہ مر گیا, بڑا اچھا دوست تھا, بڑا مہربان تھا ہمارا. ہم اس کو کہتے ہیں جس دن سچ بولے گا اس دن مر جائے گا, تو سچ تم نہیں بولنا. تو ابھی دیکھیں, ایک فائدے خود چیف الیکشن کمشنر سے ملنے کی باتیں کر رہا ہے کہ مجھ سے چھپ کے ملو. وہ بات بھی کرے کہ کیوں مل رہے تھے, کہ بھائی میں کچھ نہیں بولوں گا, تم یہ فارن فنڈنگ کے کیس کو مت اٹھاؤ. یہی ہوگا اور کیا ہوگا. وہ چیف الیکشن کا ٹھپے, تو جس بندے نے اتنی فیئر الیکشن کرائی, ہمارا K4 کا ایک افتتاح تھا ٹھٹھا میں, کہاں راجہ بوجھ, کہاں گنگو تیلی, کہاں لاہور, کہاں پنجاب, کہاں ٹھٹھا, وہ کہا مت کرو. چلو شاہ صاحب اسی پوائنٹ پہ اور بڑے انٹرسٹنگ نوٹ پہ کہ عمران خان صاحب جس دن سچ بولیں گے اس دن زلزلہ آئے گا, اسی پوائنٹ پہ میں اپنے شو کا اختتام کرتی ہوں. تھینک یو ویری مچ فار بینگ اے پارٹ آف دس شو, اٹ واز اے پلیزر ہیونگ یو. ناظرین, اسی کے ساتھ پاکستان کی سیاست کے ایک بڑے نام خورشید شاہ صاحب کے گھر میں ہم ہیں موجود, اور اسی پوائنٹ پہ کہ کہیں سے کوئی ریکنسیلیشن ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی, نہ اس کے امکانات ہیں. اس تناظر میں ذرا سوچئے کہ پنجاب کے اندر کیا ہونے والا ہے, اور الٹیمیٹلی آنے والے وقتوں کے اندر انتخابات میں کیا ہوگا اور وہ کیا سما ہوگا. اس ٹائم کے اوپر بات کریں گے کہ کیا جو آج ہم بات کر رہے ہیں وہ اس ٹائم پر صادر آ رہی ہے یا نہیں. انیکا نثار کو اجازت دیجیے, اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ و ناصر.